कश्मीर का नाम और उत्पत्ति। कश्मीर यह जितना मधुर है उतना ही रहस्यमय भी। कश्मीर शब्द की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ नीलमत पुराण के अनुसार यह क्षेत्र कभी विशाल झील था जिसे सतीसर कहा जाता था। कथा के अनुसार ऋषि कश्यप ने इस झील का जल निकालकर यहाँ बसावट की शुरुआत की। इसी कारण इस भूमि को कश्यप मीर या कश्यप की झील कहा गया, जो समय के साथ कश्मीर बन गया। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि कश्मीर शब्द मूल कश्यप मर है, मर अर्थात जल से मुक्त भूमि। इस प्रकार कश्मीर का अर्थ हुआ वह भूमि जो जल से मुक्त की गई है। कश्मीर भारत के उत्तरतम भाग में स्थित एक अद्वितीय क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक सीमाएं भारत, चीन और पाकिस्तान से मिलती है। वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में विभाजित किया गया। कश्मीर घाटी समुद्र तल से 5000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियां पाइर, पंजाल, जास्कर और काराकोरम इसे प्राकृतिक सुरक्षा और सुंदरता प्रदान करती हैं। दक्षिण में जम्मू का उपजाऊ मैदानी क्षेत्र, जबकि उत्तर और पूर्व में लद्दाख की ऊंची ठंडी मरुस्थलीय भूमि फैली है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जो डल झील के तट पर बसी एक अनुपम नगरी है। कश्मीर की जीवन रेखा है झेलम नदी बितस्ता। यह नदी श्रीनगर के पास के झरनों से निकलकर पाकिस्तान के झेलम जिले में प्रवेश करती है। इसके अतिरिक्त सिंध, किशन गंगा, लिद्दर और वुल्लर झील जैसी जल स्रोत इस घाटी की शोभा बढ़ाते हैं। डल झील, वुल्लर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील और मंसबल झील यह यहाँ की प्रसिद्ध झीलें हैं। इन झील के किनारे पर बने शिकारे और हाउस बोट्स कश्मीर की शान हैं। कश्मीर की धरती को प्रकृति ने उदारता से सजाया है। यहाँ के पर्वतों पर देवदार, चीड़ और चिलगोजा के वृक्ष घने जंगल बनाते हैं। सेब, अखरोट, बादाम और केसर यहाँ की पहचान है। कश्मीर की केसर, सेफ्रॉन, जिसे लाल सोना कहा जाता है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। पुलवामा का पंपोर क्षेत्र इसका प्रमुख उत्पादन केंद्र है। कश्मीर के बाग बगीचे, शालीमार, निशांत, चश्मे शाही, परी महल मुगल बागवानी कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जहां बहती जलधाराएं और रंग बिरंगे फूल स्वर्गिक अनुभूति कराते हैं। कश्मीर के वन्य जीवों में कश्मीर हिरन व हंगुल, काला भालू, हिम तेंदुआ, मारखोर और 12 सिंघा प्रमुख है। कश्मीर घाटी लगभग 135 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी है। इसके चारों ओर पर्वतों का घेरा है। पश्चिम में पीर पंजाल, उत्तर में हजरा पर्वत और पूर्व में जास्कर श्रेणियां हैं। यह घाटी एक बंद कटोरे जैसी प्रतीत होती है, जिसमें झेलम नदी सांप की तरह लहराती हुई बहती है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और चावल, मक्का और फल मुख्य फसलें हैं। कश्मीर की संस्कृति विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और सिख सभी समुदायों ने एक साथ रहकर अपनी परंपराओं को साझा किया। कश्मीर लोक संगीत, सूफी कव्वालियाँ और भक्ति गीत घाटी की आत्मा है। कश्मीरी पंडितों की शैव परंपरा की सूफी संतों की आध्यात्मिक धारा ने इस भूमि की आध्यात्मिकता का केंद्र बनाया है। यहाँ की प्रमुख भाषा कश्मीरी है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, डोगरी और पंजाबी भी बोली जाती है। कश्मीरी लोक कथाएं जैसे हिमालय के बेटी रूपावती, हाबा खातून, प्रेम और वरुणा की अमर कथाएं हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहना केवल एक उपमा नहीं बल्कि अनुभव है। यहाँ की हवा में बर्फ की ठंडक, झरनों की मधुरता, फूलों की खुशबू और पहाड़ों की गोद में शांति सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति देते हैं जो मानव आत्मा को भीतर तक छू लेती है। कश्मीर के इतिहास की शुरुआत पौराणिक कथाओं से होती है। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो कश्मीर की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन करता है वह नीलमत पुराण है। इस ग्रंथ के अनुसार कश्मीर कभी एक विशाल झील थी जिसका नाम सतीसर था। इस झील में एक भयानक जल दानव जलोद्भव निवास करता था जो पृथ्वी पर तबाही मचाता था। इस राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि कश्यप ने भगवान विष्णु और अन्य देवताओं के साथ से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से पहाड़ों को काटकर इस झील का जल बाहर निकाला, जिससे यह भूमि सूख गई और बसने योग्य हो गई। ऋषि कश्यप ने यहाँ मानव बसावट की नींव रखी, इसलिए इस भूमि को कश्यप मीर या कश्यप की झील कहा जाता है, जो बाद में कश्मीर कहलाया।
कश्मीर की धरती पर मानव सभ्यता का इतिहास बहुत प्राचीन है। श्रीनगर के पास स्थित बुरज़हुम नामक स्थल से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष बताते हैं कि यहाँ नवपाषाण युग लगभग 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व में मानव बसते थे। इन अवशेषों में पत्थर के औजार, मृदभांड, हड्डियों से बने औजार और भूमिगत निवास स्थान मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग खेती, पशुपालन और शिकार में निपुण थे। उनकी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से प्रभावित थी, किंतु उनका जीवन ठंडे पर्वतीय वातावरण के अनुरूप था। ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्रत्यक्ष रूप से कश्मीर शब्द नहीं मिलता, परंतु उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनसे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में भी यह क्षेत्र जाना पहचाना जाता था। कश्मीर का ऐतिहासिक विवरण स्पष्ट रूप से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में मिलता है, जो सम्राट अशोक ने इसे अपने मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित किया था। अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। कहा जाता है कि उन्होंने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, पुराना नाम परवरपुर, बसाई और यहाँ कई विहार और स्तूप बनाए। अशोक के शासन में कश्मीर बौद्ध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। मौर्य काल के पश्चात कश्मीर का कुषाण वंश का शासन आया। कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दिया। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर, आधुनिक पेशावर में रखी, किंतु कश्मीर उसके राज्य का प्रमुख भाग था। कश्मीर में बौद्ध धर्म के साथ साथ कला, चित्रकला और स्थापत्य कला का भी उत्कर्ष हुआ। यहाँ गांधार शैली, कश्मीरी शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। कई स्तूपों और मूर्तियों के अवशेषों आज भी बौद्ध प्रभाव की गवाही देते हैं। 3री से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच जब उत्तर भारत पर गुप्त वंश का प्रभाव बढ़ा, तब कश्मीर भी उनकी संस्कृति में छाया और कश्मीर ने भी इस युग में साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की। कश्मीर के प्राचीन इतिहास जो सही रूप से समझाने का श्रेय जाता है पंडित कलहंजो, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। यद्यपि यह ग्रंथ बहुत बाद में लिखा गया, किंतु इसमें प्राचीन राजाओं और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। कश्मीर की धरती सदा से ऋषि मुनियों, साधकों और तपस्वियों की भूमि रही है। यहाँ के पर्वतों में आज भी शारदा पीठ, अमरनाथ गुफा, शंकराचार्य पर्वत और मार्तेश्वर मंदिर जैसी स्थल इसकी प्राचीन आध्यात्मिक धारा की याद दिलाते हैं। इस प्रकार से प्राचीन काल में कश्मीर एक स्वतंत्र, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जागरूक राज्य था। यहाँ बौद्ध धर्म, शैव धर्म, परंपरा, कला, साहित्य और दर्शन का सुंदर संगम था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। इसी दौरान कश्मीर में स्थानीय राजवंशों ने स्वतंत्र रूप से शासन शुरू कर दिया। कश्मीर की एक प्रसिद्ध और साहसी शासिका थी रानी दिहा, जो 958 से 1003 ईस्वी तक रही। वह लोहार वंश की महारानी थी और अपने पति क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं शासन संभाला। रानी दिहा ने अपनी राजनीतिक कौशल, बुद्धिमत्ता और कठोर निर्णय से राज्य की सुदृढ़ बनाया। उन्हें कश्मीर का चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने शासन के दौरान कश्मीर में कला, साहित्य और प्रशासन में सुधार हुए। उनके बाद राज्य में उनके भतीजे शंकरदेव और फिर हर्षदेव जैसे शासक आए, जिनके शासन में आंतरिक संघर्ष बढ़ गया। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब ब्रिटिश भारत की रियासतों को विकल्प दिया गया, भारत में विलय करें, पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें। कश्मीर एक बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाला राज्य था, परंतु शासक हिंदू महाराजा हरि सिंह थे। उन्होंने प्रारंभ में किसी भी देश में विलय करने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र रहना चाहा। महाराजा हरि सिंह की स्थिति अत्यंत जटिल थी। पाकिस्तान से व्यापारिक और भौगोलिक संबंध गहरे थे। भारत से सांस्कृतिक और प्रशासनिक जुड़ाव था। वहीं जनता का एक बड़ा वर्ग शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत समर्थक था। इसलिए हरि सिंह कुछ समय तक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की नीति अपनाई, यानी कि न भारत न पाकिस्तान, स्वतंत्र रहना। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के समर्थन से कबायली हमलावरों पश्तून जनजातियां ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उनका उद्देश्य था श्रीनगर पर कब्जा करना और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। इन कबायलियों ने रास्ते में भयानक हिंसा की। बारामूला, उरी और आसपास के गांवों में लूटपाट, आगजनी और हत्या हुई। हजारों निर्दोष लोग मारे गए। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर संकट में थी। महाराजा हरि सिंह ने तत्काल सहायता के लिए भारत सरकार से संपर्क किया।
भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट कहा कि भारतीय सेना तभी हस्तक्षेप करेगी जब कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत में विलय करेगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 27 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और इसी दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का अभिन्न अंग बन गया। 27 अक्टूबर से शुरू हुआ कश्मीर युद्ध भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। भारतीय वायुसेना ने रिकॉर्ड समय में सेना को श्रीनगर पहुंचाया। मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए वीरगति पाई, को भारत का पहला परमवीर चक्र मिला। भारतीय सेना ने बारामूला, उड़ी और बदगाम को मुक्त कराया। नवंबर 1947 तक श्रीनगर पूरी तरह सुरक्षित था। जनवरी 1948 में भारत ने पाकिस्तान के आक्रमण की शिकायत संयुक्त राष्ट्र में यूएन में की। संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम की अपील की और जनमत संग्रह का सुझाव दिया। हालांकि पाकिस्तान ने कब्जा के लिए क्षेत्रों में पीओके पाक अधिकृत कश्मीर को से अपनी सेना नहीं हटाई, जिसके कारण जनमत संग्रह संभव नहीं हुआ। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू हुआ और नियंत्रण रेखा LOC का निर्माण हुआ, जो आज भी अस्तित्व में है। विलय के बाद महाराजा हरि सिंह ने सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंप दी और वे राज्य के प्रधानमंत्री बने। नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच गहरी मित्रता थी। 1949 में भारतीय संविधान सभा में कश्मीर को विशेष दर्जा देने का निर्णय हुआ, जो बाद में अनुच्छेद 370 के रूप में लागू हुआ। 1947 के बाद कश्मीर को फिर से खड़ा करना बड़ी चुनौती था। युद्ध से तबाह गांव, पलायन और विभाजन के घाव गहरे थे। फिर भी शेख अब्दुल्ला ने शिक्षा, भूमि सुधार और लोकतंत्र की दिशा में काम शुरू किया। भूमि सुधार अधिनियम द्वारा जमींदारी प्रथा समाप्त की गई, किसानों को भूमि का स्वामित्व मिला और श्रीनगर में नए विद्यालय, कॉलेज और सड़कें बनी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भी कश्मीर की धार्मिक एकता बनी रही। हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलकर पुनर्निर्माण में भाग लिया। सूफी परंपरा में कवि लत और नंद ऋषि की शिक्षाएं भी प्रासंगिक बनी। इस युद्ध में अस्थायी रूप से 2 भागों में बांट दिया गया। भारतीय जम्मू कश्मीर लगभग 2 से 3 हिस्सा और पाक अधिकृत कश्मीर लगभग 1/3 हिस्सा। यह विभाजन आज भी विवाद का विषय है। विलय के बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू में निवास किया। 1952 में उन्होंने औपचारिक रूप से शासन से संन्यास लिया और उनका निधन 1961 में मुंबई में हुआ। उनका नाम भारतीय इतिहास के रूप में अमर है। वह शासक जिसने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा। कश्मीर का 1947 का इतिहास केवल एक राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा का पुनर्जन्म था। भारत में विलय के बाद कश्मीर को एक नई पहचान मिली। राज्य का पुनर्गठन प्रारंभ हुआ। सड़कें, शिक्षा और कृषि की नई दिशा अपनाई। 1948 में लागू बिग लैंडेड स्टेट्स एबोलिशन एक्ट ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी ला दी। शेख अब्दुल्ला सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोले, महिलाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित किया। कश्मीर विश्वविद्यालय की स्थापना 1948 में हुई, जो आगे चलकर ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना। 1947 के बाद विभाजन के विविधता के बावजूद कश्मीर सांप्रदायिक एकता काफ़ी हद तक बनी रही। सूफी और संत परंपराओं की शिक्षा ने समाज को जोड़े रखा। भारतीय संविधान में 1950 में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया। इसे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। राज्य को अपनी संविधान सभा बनाने का अधिकार मिला। रक्षा, विदेश नीति और संचार को छोड़कर सभी विषयों पर राज्य की स्वायत्तता बनी रही। 1951 में राज्य संविधान सभा का गठन हुआ। शेख अब्दुल्ला उसके अध्यक्ष बने। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान पारित किया गया और लिखा गया। 1965 में पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया, जिसका उद्देश्य था कश्मीर में घुसपैठ कर जनता के विद्रोह के लिए उकसाना। भारतीय सेना ने वीरता से जवाब दिया और युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। दोनों देशों के सीमा पर शांति बनाए रखने की सहमति थी, परंतु पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना दावा जारी रखा। शेख अब्दुल्ला की वापसी। कई वर्षों तक राजनीतिक निर्वासन के बाद शेख अब्दुल्ला 1975 में इंदिरा शेख समझौते के तहत फिर से सत्ता में लौटे। वे 1977 तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को पुनः मजबूत करने का प्रयास किया और 1947 से 1990 तक कश्मीर ने देखा लोकतंत्र का उदय। 1987 में चुनाव में विपक्ष दलों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और यह घटना आगे चलकर 1990 के दशक में आतंकवाद और अस्थिरता की नींव रखी।
1980 के दशक में राजनीतिक असंतोष फिर से बढ़ा। कई दलों ने केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जताई। 1977 के बाद शेख अब्दुल्ला के निधन 1982 के बाद उनके पुत्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, परंतु 1984 में केंद्र सरकार ने उन्हें हटा दिया और गुलाम मोहम्मद शाह को सत्ता में लाया।